गाइस है, ठीक है। अब आवाज आ रही होगी, आइए देखते हैं। यस, आवाज आ रही है दोस्तों, एक मिनट आइए। यस, ठीक है। अब आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से एकदम ठीक है। अब ठीक बैठिए तो यार, देखा करो आवाज आ रही है। नहीं, मैंने देख लिया तो बैठ क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम ले रहे हैं एक अधिगम, ठीक है, ऑल राइट नाउ। एक अधिगम दिव्यांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, सक्रिय विकार। दोस्तों आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा पढ़ रहा हूं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिखने संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्ग्राफिया का हिस्सा होती हैं। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित? दोस्तों पहले जान ले, योगात्मक मूल्यांकन जिसे हम इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट कहते हैं, कई बार दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो मैं चाहूंगा एक बार दोस्तों मुझे बताएंगे कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन से जुड़ा है। पहला, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। शिक्षा सामग्री की आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। शिक्षा की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। दोस्तों आप में से काफी लोग ये जानते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जाएंगे। यस, बताएंगे इसको कौन सा योगात्मक मूल्यांकन है। दोस्तों आपको ये बताना है इनमें से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन है। वैसे नाम से ही देखिए गाइस, कई बार हिंदी खुद बता देती है कि उत्तर कहां है दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे इसका उत्तर कहां है। यस, आइए देखते हैं। यस, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन एक अलग टर्म है दोस्तों। योगात्मक का अर्थ है चैप्टर पे चैप्टर लादते जाना, और लास्ट में सिर्फ एक एग्जाम के माध्यम से दोस्तों आदमी का हार जीत पास फेल का फैसला कर देना, यही दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन है। सत्र के अंत में होने वाली वार्षिक परीक्षा जिसमें टोटल सिलेबस को शामिल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं। और अगर इस हिसाब से अर्थ का अंदाजा लगाएं तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, जैसे वार्षिक परीक्षा दोस्तों, यह एक कैसा मूल्यांकन कहलाएगा? यह एक कहलाएगा कैसा मूल्यांकन? यह एक योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। बार यस करें दोस्तों, बिल्कुल यस। इसको आई इसको यस, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे दोस्तों, टाइम नहीं खाएंगे। आइए, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, इनको उनके द्वारा बताई गई कौन सी बुद्धि है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। आइए देखते हैं दोस्तों, हम सब पढ़ चुके हैं दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर को बहुत बार पढ़ा चुका हूं। आज मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप सही उत्तर दें और हम थोड़ा सा मजे काट सके दोस्तों। हाँ, हमने बढ़िया किया है इस सेशन को। तो आइए एक बार देखते हैं। आइए, यस, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं, मैं आपके उत्तर भी देखता रहूंगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही गाइस, हम सब जानते हैं दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर को हम सभी जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए। किसके लिए? मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए गाइस। और हम सभी जानते हैं उन्होंने 10 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का वर्णन किया है, जिसमें दोस्तों खनिज, हम सभी जानते हैं, बायोलॉजी के टीचर में, खननकर्ता में, माली में, पर्यावरणविद में, जीव विज्ञानी में, जंतु विज्ञानी में, प्रकृति, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों के अध्ययन की रुचि पाई जाएगी। और वही है दोस्तों क्या? प्रकृतिवादी बुद्धि। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं इसको। यस, आइए देखते हैं। यस, सी इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे हम कितने पानी में हैं। चौथा, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। निम्न में से पता लगाएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए क्या होगा? अवधारणा गठन में सुविधा,
विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपरोक्त सभी दोस्तों। आइए, यस, जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। यस, आइए, यस दोस्तों, अगर आप एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं तो आपका सही लाभ क्या होगा? अवधारणा गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी, उपरोक्त सभी। आइए, बहुत बहुत ही दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा और मानना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन में इसमें अवधारणा है, केवल तार्किक पक्ष है, कोई फैक्ट नहीं दोस्तों। देखिए गाइस, आप भी जानते हैं, अगर आप एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं दोस्तों, कई बार होता है हमको हिंदी में शब्द मालूम होता है पर अंग्रेजी में वो शब्द मालूम नहीं होता। अगर आप बहुभाषी हैं तो आप अवधारणाओं को मिक्स करके बना सकते हैं, अर्थात ये वाला सही है। विश्लेषणात्मक दोस्तों, इस नहीं तो उस भाषा में तर्क आएगा, ये भी सही दोस्तों। संज्ञानात्मक लचीलेपन, बिल्कुल सही गाइज। जब बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है तो लचीलापन होता है स्पीच में। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क दोस्तों, क्योंकि सारे सही हैं तो सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क, बिल्कुल सही दोस्तों। चौथा, 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक अध्यापक, आइए देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे न केवल पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछना कि कैसे और क्यों, व उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों के परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन परिस्थितियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है किसको? समानता को, आलोचनात्मक सोच को, एकीकृत को, अवधारणा मानचित्र को। दोस्तों आइए देखते हैं इसको, आइए, राइट। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछना कि कैसे और क्यों, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह किसको बढ़ावा दे रहा है? दोस्तों आइए देखते हैं, आइए। तो हम सभी जानते हैं यह पक्का है कि आलोचनात्मक सोच है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ अलग अलग बच्चों की अवधारणा तर्क को लेकर अलग अलग होगी। इसलिए दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधारणा मानचित्र, कॉल्ड ब्रेन मैपिंग। अवधारणा में जुड़ी हुई है क्या? तो दोस्तों अवधारणाएं तार्किक होती हैं, पृथ्वी घूमती है दोस्तों। यह एक अवधारणा थी जब तक सिद्ध नहीं हुई, और सिद्ध किसके दोस्तों? परख का मतलब है अवधारणा को तर्क के सहारे सिद्ध करना, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट मैपिंग। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। सकारात्मक एवं नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक इस परिप्रेक्ष्य में प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, सामाजिक। व्यवहारवादी होना चाहिए दोस्तों, यहां पे व्यवहारवादी। आसानी से पता चल रहा है दोस्तों, सकारात्मक एवं नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करता है? दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। यस, आइए, बिल्कुल सही, आइए, ओके, यस, शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, जैसा आप जानते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दोस्तों आपका सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं दोस्तों? तो सकारात्मक एवं नकारात्मक जो घटनाएं हैं दोस्तों, यह व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो आप जानते ही हैं, इस तरह की घटनाएं, मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं से प्रभावित होता है। सकारात्मक माहौल बेहतर करने के लिए मदद करता है दोस्तों। और यह कहा है किसने? यह कहा है दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने। इसलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या? मानवतावादी। आइए एक बार देखते हैं। यस, आइए, इसके 7वां, समावेशन शब्द का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। समावेशन शब्द का मतलब क्या है? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को एक नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय
पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं दोस्तों। आइए, समावेशी शिक्षा से जुड़ा दोस्तों एक क्वेश्चन है। समावेशन शब्द का मतलब क्या है? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को सर्वाधिक समय या पूरा समय, कुछ समय, नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना दोस्तों। आइए दोस्तों, समावेशन मैंने कई बार आपको कई प्रैक्टिसेस के माध्यम से बताया कि समावेशन का अर्थ दोस्तों वास्तव में क्या होता है। आइए एक बार देखते हैं समावेशन शब्द का बेसिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, समावेशन का अर्थ ही है क्या? विभिन्न क्षमताओं वाले, विभिन्न प्रकार के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, आर्थिक स्तर, SC ST, शेड्यूल कास्ट, जनरल, ओबीसी, सबको एक ही क्षमता समूह, मतलब दोस्तों एक ही कक्षा कक्ष में पढ़ाना, और वो भी दोस्तों पूरा समय। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 9 पे एक भाषा शिक्षक, आइए देखते हैं, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना परीक्षण। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। यस, आइए, यस, बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही दोस्तों। एक बार देखते हैं। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और बच्चों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह क्या है दोस्तों? आइए, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण या परिकल्पना परीक्षण। आइए, चलिए दोस्तों एक बार। यस, बिल्कुल सही। यस, यस, फिर से एक बार देखेंगे। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में पढ़ता है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने, बिल्कुल सही दोस्तों, नियम आगमनात्मक तर्क इज द राइट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। आइए, मनोविश्लेषण। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं मनोविश्लेषण में क्या कहा गया है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम हुई है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। मनोविश्लेषण का मानना है कि दोस्तों थोड़ा सा ये एक्स एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर नियंत्रण करता है, आच्छादित रखता है। यह कहलाता है क्या? तो दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारा जो ईड है यह राक्ष दोस्तों क्या है? सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद, दबाव। दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे ईड में राक्षसी, काम वासना, मार काट की इच्छाएं उबल करके सामने आती हैं और दोस्तों हमारा ईगो उसे दबाता है, शांत हो जा, शांत हो जा दोस्तों। इसलिए द्वंद नहीं होता, आमोद सिद्धांत नहीं, बल्कि डी फॉर डेनमार्क दोस्तों, रिप्रेस करना, दबाना। इसको आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, अंतर्मुखता। दोस्तों पढ़ाया हुआ है तो मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा है दोस्तों? एक्सट्रोवर्जन। आइए देखते हैं दोस्तों, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, इसको मैंने पढ़ाया भी है अभी। इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। हाँ, यह लक्षण किसके व्यक्तित्व से है? हैंस आइजेंक, आरबी कैटल, गॉर्डन आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। आइए शुरू करते हैं। यस, दोस्तों मैंने आपको कार्ल एक बार मैं दोस्तों दिखाता हूं। यह कुछ ऐसा दिखता है, आप फिलहाल नाम बताएंगे। अंतर्मुखी, जैसे ये हो गया अंतर्मुखी है, 4 एंगल बनते हैं। यहां आता है बहिर्मुखी, यहां आता है दोस्तों
सांवेगिक स्थिरता, और यहां आता है तंत्रिका तापी, या दोस्तों आप कह सकते हो मनोविकृति। हाँ, मतलब आप इसे कह सकते हो तंत्रिका, क्योंकि इसे न्यूरोटिसिज्म कहते हैं दोस्तों। तंत्रिका तापित 4 एंगल बनते हैं दोस्तों, और ये कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे इस तरह से बनते हैं। और यह दोस्तों बनाया गया है किसके सिद्धांत पर? यह बनाया गया है यूंग के सिद्धांत पर इसे यूंग ने यहां नहीं दिया है दोस्तों, इसे हैंस आइजेंक ने दिया है अपने सिद्धांत में गाइस। तो द राइट आंसर इज हैंस आइजेंक। दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सांवेगिक स्थिरता इधर, मतलब अंतर्मुखी सांवेगिक स्थिरता, बहिर्मुखी सांवेगिक स्थिरता, तंत्रिका तापी अंतर्मुखी, तंत्रिका तापी बहिर्मुखी। दोस्तों 4 एंगल बनते हैं, और इसे हैंस आइजेंक ने दिया है, पढ़ाया भी है मैंने। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। 11 निम्न में से, देखिए दोस्तों बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसको आप देखें। तार्किक क्वेश्चन है, सीटेट जैसा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको और आपको मजा आएगा, आप ऐसे क्वेश्चन के मास्टर हैं। चलिए एक बार देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर उदाहरण है कि प्रेरणा क्या कर सकती है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। आइए देखिए दोस्तों। यस 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 एक बार देखते हैं दोस्तों। यस इसको यस बिल्कुल सही दोस्तों, सक्रिय है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और खुद से प्रयास के साथ बना रहता है दोस्तों। अतः यह, अगर आप देख सक रहे थे, आंतरिक प्रेरणा को दिखा रहा है। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। अब देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार बात है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत युक्ति है, दोस्तों इसमें आपको हिंदी में ही आपको बहुत एक कह रहा है दोस्तों कि अगर बाहरी प्रेरणा, हम दोस्तों मतलब कि जैसे हमने 1 गिलास पानी के लिए मजदूरी की है दोस्तों, वह बाहरी प्रेरणा हो गई, जिसमें 1 गिलास पानी मिलते ही हमारी प्रेरणा का अंत हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस मैं देखना चाहता हूं आप कितना दोस्तों कवर कर पाते हैं। आइए देखते हैं। यस इसको ओके। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस आइए देखते हैं। यस दोस्तों जैसे मैंने फिर से बोलिए, पहले इस प्रश्न को समझिए दोस्तों। जैसे इस मार्कर की मुझे जरूरत है, कोई बोलता है कि एक काम करो आप 4 घंटे मजदूरी करो, मैं आपको ये मार्कर दे दूंगा। तो दोस्तों ये बाह्य प्रेरणा है, जैसे ये मार्कर मिल जाएगा मैं उसके यहाँ काम नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा है? एक अंत की युक्ति है, हमारी प्रेरणा वहीं खत्म हो जाएगी। पर दोस्तों आंतरिक प्रेरणा खुद से निकलती, इसका अंत ही हम हैं। इसलिए दोस्तों अपने आप में एक एंड का मतलब यहाँ खात्मा नहीं दोस्तों, कहने मतलब एक खुद अपने आप में माध्यम है, खुद अपने आप में स्रोत है, अर्थात इसका सही उत्तर है गाइस बी फॉर बॉम्बे। अपने आप में एंड इन इटसेल्फ, मतलब प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा की शुरुआत और अंत खुद हम ही होते हैं गाइस। आइए एक बार देखते हैं। सो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 13। आइए। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। आइए दोस्तों, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? गेस करिए। यस आई। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है?
अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। दोस्तों आपको बता दूं, एक व्यवस्थित विज्ञान की गाइस सिंपल बात है, जब समायोजन की बात हो तो अभिप्रेरणा हो ही नहीं सकती गाइस। हमें अपने व्यवहार में सतत, दोस्तों क्या कहा है बीएफ स्किनर ने, अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर है क्या, सी फॉर चेन्नई, अधिगम। यस आई। इसको क्वेश्चन नंबर 14 आई आई कह रहा है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक एवं सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन और दोस्तों दमन। आई तो मैंने कई बार बोला है, इसे आप बौद्धिकरण भी कह सकते हैं। ऐसे आप उत्तर समझ गए होंगे दोस्तों, उत्तर क्या है, एक समायोजन तंत्र जिसमें अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है, प्रतिकरण, प्रतिगमन, दमन। दोस्तों आइए देखते हैं। गाइज मैंने पहले ही नाम बता दिया था। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि हम एकदम जोश में एक आदमी को एक लाठी मारने जा रहे थे, फिर दोस्तों हमको लगा कि नहीं यार, पिछली बार मैंने मारा था मैं जेल गया था, या मैं जेल जा सकता हूं, और दोस्तों ये सोच के मैं रुक गया कि नहीं यार, बातचीत से निपटा लेते हैं, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों अचानक हमने इसमें बुद्धि का प्रयोग किया, विवेकशीलता का प्रयोग किया, इसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। और दोस्तों यही है क्या, बौद्धिकरण। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बौद्धिकरण। क्या कि किसी कार्य को करने से पहले कितना फायदा है, कितना नुकसान है, क्या इससे भविष्य में कोई, दोस्तों इतना जो सोच लेगा तो यह माप ले रहा है। परिमेय मीन्स होता है माप लेना दोस्तों, और इसे हम बोलते हैं बौद्धिकरण। सो द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। आइए स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, किससे, क्रियात्मक कारक से, मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक कारक से, या अन्य कारक से। दोस्तों फिर से देखेंगे, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, यस आई, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका दोस्तों सही उत्तर दोस्तों मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। देखिए दोस्तों स्कूल में ताना, दोस्तों समाज जितना ही ज्यादा समूह रोल होंगे, जितने खेल भावना होगी, जितना मित्रवत व्यवहार का दोस्तों, जितना ही सामाजिक रूप से, सो द राइट आंसर मनोवैज्ञानिक नहीं दोस्तों, संगठनात्मक का मतलब ही हो गया सामाजिक कारक। आइए एक बार देखते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइए, निम्न स्थिति, हो निम्न स्थितियों में से कौन सा, मतलब दोस्तों ये 4 स्थितियां दी गई हैं, इनमें से कौन समायोजन में सबसे ज्यादा सहायक होगी, मतलब मदद करेगी। पहले प्रश्न को सोचेंगे, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है, तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। आई निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है। देखिए दोस्तों अपराध, देखिए ऑप्शन देखते ही उत्तर नजर आ गया है कि अपराध का जुनूनी विचार दोस्तों, यह भला समायोजन को क्या बढ़ावा देगा। जब आपको बीमारी का डर रहेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा उत्सुकता में आदमी गलत कर जाता है कभी कभी, इसलिए दोस्तों सही उत्तर है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। दोस्तों कहने का अर्थ है ऐसा आदमी जिसको भय नहीं होगी, जो चिंता नहीं होगी, वह प्रफुल्लित दिमाग वाला होगा और कहीं भी एडजस्ट कर लेगा। सो द राइट आंसर इज गाइस डी डेनमार्क। इसको क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। आई दोस्तों क्या देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कह रहे हैं। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। आइए समझ, मुझे अच्छा लगेगा।
अब मैं चाहूंगा दोस्तों आप बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। यस आई क्या कह रहे हैं एक बार देखेंगे। क्या एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझा रहे हैं और निबंध लिखने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार के कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या हो गई। तो आप सोचिए दोस्तों, आप ब्लूम के संज्ञानात्मक स्तर को बस 3 तक ही लिखूंगा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। दोस्तों सीधी सीधी बात क्या है, हमको इसके नीचे जाना ही नहीं है। आपने प्रदूषण का ज्ञान कराया, उनको इसकी समझ विकसित हुई, अब वो सीखी गई जानकारी को यूज कर रहा है। इसलिए दोस्तों यह विश्लेषण नहीं है बल्कि यह अनुप्रयोग है दोस्तों, एप्लीकेशन है, सप्रयोग। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक के तौर पर आई देखिए दोस्तों, आई शिक्षक के तौर पर अपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके आपने, हाँ दोस्तों आपने होना चाहिए था, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है, मापन कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है, या उपरोक्त सभी? यस बिल्कुल सही दोस्तों। भाई एक बार देखिए दोस्तों, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? दोस्तों मेरे हिसाब से इसका उत्तर मूल्यांकन होना चाहिए गाइस। इसका उत्तर मूल्य दोस्तों, यहाँ मापन हर जगह नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर दोस्तों आकलन। इसका सही उत्तर है क्या? यह मूल्यांकन कर रहे हैं दोस्तों आप, बिल्कुल सही। आई क्वेश्चन नंबर 19। यस, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नहीं है दोस्तों? ब्लूम के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? पहला संज्ञानात्मक, बी क्रियात्मक, बी सी भावात्मक, डी मनोप्रेरणा। आई दोस्तों हम सभी जानते हैं ब्लूम की थियरी में, आई इसको ब्लूम की थियरी में 3 भाग है दोस्तों। पहले को हम कॉग्निटिव संज्ञानात्मक कहते हैं, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है दोस्तों, जबकि मनोप्रेरणा उनके सिद्धांत का हिस्सा नहीं दोस्तों। इसलिए डी हमारा उत्तर है, डी इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 20। आई दोस्तों हम सभी जानते हैं, कई बार पढ़ा चुका हूं, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पहला स्कूल, मैंने दोस्तों कई बार आपको पढ़ाया है, मैंने कई बार 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, कई बार लिखा है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर देंगे। स्कूल से बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा को जीवन से एकीकृत करना, अधिगम को रट्टा विधि से को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों को समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। आइए दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि हम आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं गाइस क्या कि स्कूल को ज्ञान के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। मैंने क्या बताया था कि परीक्षा को अधिक लचीली बनाना और कक्षा को जीवन मतलब गतिविधियों से जोड़ना, अर्थात ये भी सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा को रट्टा मारने से मुक्त करना, जबकि ये क्या कह रहा है, अधिगम को रट्टा मारने के लिए सुविधाजनक बनाना, अर्थात यही गलत है दोस्तों, और यही हमारा उत्तर है। बाकी इसको छोड़कर तीनों आप अच्छी तरह से जानते हैं सही उत्तर है गाइस। आइए एक बार देखते हैं। यस, सी फ्यूचर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, हम सब जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं। शुरू में कई बार दोस्तों अपने आपको ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, हर जगह पढ़ाया, एक बार देखेंगे। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके एक वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठों का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति को क्या कहा जाता है? सिफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल,
व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई की प्रगति, अनियमित प्रगति। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। देखिए गाइस, कभी कभी मैंने आपको बोला इंग्लिश शब्द का प्रयोग हो सकता है। यस, आइए, ओके, कई बार इंग्लिश शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए इसकी इंग्लिश से हमेशा दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कॉशस रहें। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सिफेलोकाउडल का अर्थ है सिर से पांव। दोस्तों यहां ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है दोस्तों, सिफेलोकाउडल का अर्थ है सिर से पांव, और दोस्तों ये हमारा उत्तर नहीं है। समीप से दूर, विकास समीप से दूर की तरफ होता है। प्रोक्सिमा मींस नजदीकी, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, अर्थात ये भी आपका उत्तर नहीं गाइस। अब अगला है व्यापक से विशिष्ट। मैंने क्या बोला था कि अगर आप एक बच्चे को खिलौना दोगे, बच्चा गधा है, नहीं समझ पाता कि खिलौने को हाथ से पकड़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों क्या करता है, एक बार ध्यान सुनेंगे वो क्या करता है, ध्यान सुनेंगे। वो करता क्या है कि वो पूरी शरीर खिलौने की तरफ ले जाता है। कई बार आपने देखा होगा खिलौने के ऊपर ही बच्चा चढ़ जाता है और तब और रोता है कि यार खिलौना, अब खिलौना नीचे दब जाता है। पर दोस्तों फिर वही बच्चा जान जाता है बाद में क्या कि पूरी शरीर का ही हिस्सा उंगली भी है। अगर आप उंगली यूज कर रहे हो तो आप समझो शरीर ही यूज कर रहे हो। इसे दोस्तों एकीकरण, इसको एक शब्द में आप ऐसे सुनेंगे, संपूर्ण शरीर से एक खास अंग तक नियंत्रण पहुंचाना। इसे विशिष्ट से व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई, मतलब व्यापक मतलब संपूर्ण शरीर, विशिष्ट मींस किसी एक अंग को, इसे एकीकरण दोस्तों इसी का नाम है। मैंने कई बार आपको समझाया है और आप देख सकते हैं वीडियोज में बताया, एकीकरण का सिद्धांत। और यह है हमारा दोस्तों क्या सही उत्तर। और आप जान दोस्तों इंग्लिश के बारे में कई बार आपने एक धारणा बना ली है कि यार इंग्लिश वाला शब्द ही उत्तर होगा, और दोस्तों इसका अर्थ है सिर से पांव और इसका अर्थ है दूर से नजदीक, समीप से दूर। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। इसको आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया इन तीनों क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? अन्य को दोस्तों मैंने आपको बहुत बार समझाया, मैं चाहूंगा एक बार इस क्वेश्चन को आप देखें। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन तीनों क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? पहला, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होती है। आंशिक रूप से विकसित होती है। बिना किसी क्रम के या बेतरतीब या बिना पैर सर के विकसित होती है। आइए एक बार देखते हैं। ऐसे मैं जानता हूं दोस्तों आप कई बार इस बात को समझते हैं। आइए, इसको दोस्तों आपको बता दें, जैसा आप जानते हैं इसे मैंने कई बार पढ़ाया है दोस्तों। क्या मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था क्या कि अगर आपका शरीर बीमार है तो आपका मन बीमार ही होगा दोस्तों। इसीलिए महान अरस्तु, जिन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। मतलब दोस्तों पहले आपका शरीर खराब होगा, फिर मानसिक विकास खराब होगा, फिर संवेगात्मक विकास। देखिए ना, भावनात्मक का मतलब संवेगात्मक, कहने का दोस्तों अर्थ है कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं। एक डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिस्टर्ब होगा। सो द राइट आंसर इज गाइस, जिसे कहते हैं, मैंने कई बार आपको समझाया, एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, इसे अंतः संबंध का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या कि विकास एकीकृत होता है और सारे पक्ष समग्र होता है, न कि हाथ का विकास अलग होता है, पैर का विकास अलग होता है, संपूर्ण बॉडी का विकास होता है दोस्तों। इसलिए इसे एक एकीकृत, इंटीग्रेटेड और टोटलिटी में देखा जाएगा। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस, इसको आई क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। आई, एक बच्चा, आई देखते हैं, एक बच्चा जो कि एक विशेषता, कोई एक विशेषता समझिए, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है और बाद की उम्र में भी वैसे ही रहता है, तो यह किसके महत्व को दिखाता है? प्रारंभिक अनुभव के महत्व को, वातावरण के महत्व को, आनुवंशिकता के महत्व को, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों के महत्व को। मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप जानते हैं, प्रश्न खुद बताता है कि उत्तर कहां है गाइज। प्रश्न अपने आप में खुद उत्तर होता है, प्रश्न खुद बताता है कि उत्तर क्या है। मैं चाहूंगा एक बार आप दोस्तों जरूर बताएं मुझे। यस, आई, यस, आई, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक, देखिए दोस्तों एक प्रश्न पहले से ही कह रहा है कि अगर वो जैसे पहले था
वैसा ही 50 साल बाद भी रहा तो एक बात तो साफ है दोस्तों, इसका मतलब वातावरण ने यहां कुछ नहीं उखाड़ा है, मतलब यहां वातावरण ने कोई प्रभाव नहीं डाला, अर्थात यह क्षमता जरूर आई होगी किससे, आनुवंशिकता से। आप देख सकते क्या कह रहा है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी ये रहेगी, यह स्थान किसके महत्व पर जोर देता है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, यह आनुवंशिकता के महत्व पर जोर देता है। इसको आइए चलते क्वेश्चन नंबर 24। आइए, अधिगम के उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों। हम सभी जानते गाइज, अधिगम का उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या था और इसे किसने दिया है, किससे निकला है, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा अधिगम के उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी क्या कहा जाता है, प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आई मैंने दोस्तों खूब पीट पीट के कॉपियों में आपको लिखवाया है कि प्रभाव के नियम को कैसे डिवाइड किया गया, किसने डिवाइड किया, मैं जरूर चाहूंगा कि आप मुझे बताएं दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। यस, आई इसको यस, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि थॉर्नडाइक ने कुछ समय बाद अपने तीसरे नियम को, जिसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं, बिल्ली का भोजन खाकर संतुष्ट होना दोस्तों काहे का नियम है, जरा सोचिए दोस्तों, बिल्ली बार बार पिंजरा खोले और उसे खाली डिब्बा मिले, और दोस्तों एक खोले, मान लीजिए अंदर कुछ रखा है, बिल्ली सोती है अंदर खाना है दोस्तों, 4-5 बार खोलती है भोजन नहीं मिलता, तो अगले बार वो खोलेगी ही नहीं पिंजरा दोस्तों, खोलती ही पिंजरा इसलिए है ताकि भूख को मिटाकर संतुष्ट हो सके। अब जरा आप खूब सोचिए दोस्तों, इसे प्रभाव का नियम कहते हैं दोस्तों। हुआ क्या, कुछ वर्षों बाद थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम को 2 भागों में बांटा, उपयोग का नियम और दोस्तों दूसरे को अनुपयोग, द लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। क्या उन्होंने कहा, जब तक कोई चीज यूज करते हैं आप तभी तक स्मृति में रहती है, तभी तक अधिगम रहता है। जैसे ही आप किसी चीज को यूज करना, जैसे दोस्तों बिल्ली भोजन करना ही भूल जाए तो पिंजरा खोलने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। अर्थात उन्होंने कहा, जैसे ही आप किसी अधिगम को या किसी स्मृति में सीखे गई सूचना को यूज करना भूल जाते हैं तो आप यूज करना बंद कर देते हैं तो आप इसे भूल जाते हैं, इसे उन्हें उनका विस्मृति का अनुपयोग का नियम कहा जाता है। और यह निकला है उनके तीसरे नियम से दोस्तों, बहुत बार लिखवाया है पूरे क्लास में इसे दोस्तों, विस्मृति का उनका अनुपयोग का नियम कहते हैं, पर निकला किससे है, प्रभाव के नियम से। उनके किसके नियम से, प्रभाव के नियम से दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 25। आई पावलाव के प्रयोग में दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी है, खूब मैंने दोस्तों इस पे प्रैक्टिस कराई है। आप देखिए हमने क्या किया गाइज, पावलाव, मैं दोस्तों हमेशा रीट वालों को बोलता हूं इसीलिए कि आप प्रैक्टिस देखो, सिर्फ प्रैक्टिस देखिए। आई पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस को सीधे मुंह में रखने पर लार टपकाता है, किंतु इससे पहले अर्थात जब सीढ़ियों में नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो भी टपकाता है। इस समृद्धि को क्या कहा जाएगा, विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। आई यस, दोस्तों यही है, हिंदी इतनी भयंकर दिया है कि आपका दिमाग चकरा जाए दोस्तों, इसीलिए बोलता हूं आप इंग्लिश भी देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं दोस्तों, इसे बोलते हैं एक्सटिंक्शन। शायद आपको इंग्लिश देखकर आपको कुछ उत्तर समझ में आए। इसे बोलते हैं यूसीएस और इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, सीएस, सीएस, और इसे बोलेंगे रेडीनेस। दोस्तों पूरा लिखवाया हुआ है, मुझे यकीन है कि अब आप शायद उत्तर देने के पक्ष में होंगे। आइए, विलोपन दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि लगातार घंटी बजाने और भोजन न देने से लार का टपकना गायब हो जाएगा, यह विलोपन है दोस्तों, अर्थात आपका उत्तर नहीं है। अनुकूलित उत्तेजना, घंटी पर लार टपकाना बनावटी है, नेचुरल नहीं है। मैंने अभी पावलाव पढ़ाया है थोड़े दिनों पहले दोस्तों, ये बता रहा हूं कि आपको क्लास से आपको कितने फायदे हैं। बिना दोस्तों, अनुकूलित उत्तेजना क्या है, जब हम जानते हैं दोस्तों भोजन स्वतः लार टपकाता है, कोई बनावटी नहीं है, इसलिए यह आपका उत्तर नहीं है। तत्परता का नहीं मुद्दा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं क्योंकि भोजन अकेले लार टपकाने में सक्षम है, इसलिए भोजन को कहा जाता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, बिना शर्त प्रोत्साहन, और इसी को दोस्तों हम बोलते हैं गैर अनुकूलित उद्दीपक, इसी को हम बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां तो कई बार कुत्ता भोजन को देखता ही नहीं, सिर्फ लाने वाले की पदचाप ही सुन करके,
मतलब नेचुरली लार टपकाता है, इसलिए इसे यूसीएस कहते हैं। एक बार यस करें दोस्तों, जितने लोग समझ गए हैं एक बार यस किया जाए। हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं, इसको यस आई। बिल्कुल दोस्तों, चाहूंगा कि सारे लोग यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं, इसको यस आई। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चल रहे हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे। अगर नहीं लगाया है, हो सकता है मैं भूल गया हूं, तो फिर से लगा देना। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 26 आइए। अनुभूति दोस्तों, अनुभव और बच्चे के वातावरण के बीच जो निरंतर प्रक्रिया होती है, उससे बच्चे में बुद्धि का विकास होता है। यह मतलब दोस्तों वातावरण और बालक के अनुभव के बीच जो होता है, उसी से बालक का विकास होता है, इसी से अधिगम होता है। यह किसके सिद्धांत का सार है? थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, टॉलमैन के चिन्ह अधिगम का, या कोहलर के अधिगम के सिद्धांत का? हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है। क्या? अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के निरंतर प्रक्रिया से विकसित होती है। बताओ दोस्तों, बच्चे का अधिगम, उसके अनुभव बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से विकसित होते हैं। यह किसने कहा है दोस्तों? थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों, और मैंने खूब पढ़ाया आपको। आई आई यस। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइज, प्राउड ऑफ यू। आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, मुझे इस पे गर्व हो रहा है। वेरी ट्रू गाइज, यस दोस्तों। थॉर्नडाइक ने नहीं, इसे पियाजे ने कहा है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे और उसके वातावरण के बीच लगातार इंटरेक्शन चलने से अधिगम का दोस्तों उदय होता है। एंड बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों। आई क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे दोस्तों। क्या? पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, इसे क्या जाना जाता है? समावेशन, समायोजन, संतुलन, ज्ञान, विद। आई पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन करने की प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समावेशन, समायोजन, संतुलन। आई इसको यस। तो पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? समावेशन, समायोजन, संतुलन, ज्ञानविद। यस। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, संतुलन सिर्फ दो तरह से। तो दोस्तों संतुलन शब्द तो उसने खुद कर दिया है, इसलिए इसको हम मार नहीं सकते। उसने कहा है नए। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं समावेशन का अर्थ क्या है? पुराने वाले स्टॉक में नए वाले को जोड़ देना। अगर आप कुत्ते बिल्ली में अंतर कर ले गए तो समायोजन है। अगर आपने कुत्ते को भी बिल्ली समझ लिया तो यह समावेशन है दोस्तों। ठीक उसी तरह से, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि पुराने और नए अनुभव के बीच संतुलन दोस्तों अकोमोडेट किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? समायोजन। सो द राइट आंसर इज गाइस बी बॉम्बे। इसको आइए चलते हैं 28। निम्न में से कौन सी बौद्धिक, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? मतलब कौन सी सावधानी बौद्धिक परीक्षण में उपयोग ना हो तो भी चलेगा? पहला, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के नकारात्मक उम्मीदों से बचना। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। आई यस। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के उपयोग करने की सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। यस आई यस। दोस्तों अगर हम इसका आकलन करें तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल
रूढ़िवादी है और बिल्कुल इससे बचना चाहिए, अर्थात सावधानी है, अर्थात हमारा उत्तर नहीं है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, बिल्कुल यह भी सही है गाइस, बिल्कुल सही। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, बिल्कुल। अगर आप टोटल आईक्यू स्कोर की कोई व्याख्या दे रहे हो तो आप इसमें किसी पक्षपात का न शिकार हो जाओ, यह भी सही है दोस्तों। व्यक्तिगत आकलन, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, जी नहीं। यह संरचित का अर्थ क्या है दोस्तों? जो पहले से फिक्स हो, यह निष्पक्ष होता है दोस्तों। अभी थोड़ी मतलब अलग अलग परिस्थितियों में आपके आईक्यू का परिणाम अलग अलग आएगा। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे, यस राइट। क्वेश्चन नंबर 29, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत, दोस्तों कई बार पढ़ाया है, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बताएं। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के लिए किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं। कई बार पढ़ाया दोस्तों हमने एरिक एरिक्सन को, कई बार लिया है, तो मैं दोस्तों आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप एकदम बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, यह अगर आपने, इसमें 8 चरण है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, कई बार इसको ले भी चुका हूं। 8 चरण है दोस्तों। इसमें जो बाल्यावस्था, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 9 साल के आसपास जिसकी उम्र होगी वो बाल्यावस्था में होगा। और इसमें दोस्तों आता है उनकी समूह जो 5 उम्र समूह 5 से 13 वर्ष, और दोस्तों उसे कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता। दोस्तों मैं एक बार ऐसा आपको समझाता हूं, बड़ा ही मजाकिया तरीका होता है इसका। क्या दोस्तों, बालक खूब मेहनत करते हैं दोस्तों, सभी बालक, उनको लगता है हमारे जूते का कलर एक जैसा है, हमारी टी शर्ट एक जैसी दिखती है, कॉलेज की यूनिफॉर्म एक जैसी दिखती है, अर्थात हमारे नंबर भी एक जैसे आएंगे, खूब मेहनत करते हैं। पर दोस्तों पहली बार आईक्यू के अंतर से पता चलता है क्या, कि उतना ही मोटा चश्मा वो भी लगाता है, उतना ही मोटा चश्मा मैं लगाता हूं, उसको पहली बार पता चलता है। इसके बावजूद हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी हमारे नंबरों में अंतर है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। परिश्रम अगर सफल हो जाए दोस्तों, परिश्रम की उम्मीद जगती है, और अगर परिश्रम के अनुराम परिणाम ना आए दोस्तों, तो यहाँ पे हीन भावना का शिकार हो जाता है, और इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? परिश्रम बनाम हीनता। सो द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? पहला, यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। यस, जैसा दोस्तों आप जानते हैं, संदर्भित परीक्षण वही होते हैं जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, अर्थात ये सही है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। कहा जाता है कि यह परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। दोस्तों अगर वास्तव में अगर कोई राष्ट्रीय मानक हो, जैसे दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पे जो एग्जाम होते हैं वहां राष्ट्रीय मानक होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, अर्थात ये भी सही है दोस्तों। अगला, छात्रों के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, बिल्कुल सही। पर दोस्तों यह गलत है। क्या? छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा। दोस्तों दो छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, इसलिए मंद बुद्धि की कुशाग्र बुद्धि से तुलना नहीं कर सकते। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर दोस्तों, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। मुझे बताएं दोस्तों कैसा लगा और क्या रहा स्कोर दोस्तों, मुझे बताएंगे। यस, आइए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने बिल्कुल बी उत्तर दिया। दोस्तों मुझे बताएं कैसा रहा आज का सेशन। तो थोड़ा सा समय बदल गया है। यस,
बताएंगे दोस्तों। ऑलरेडी दोस्तों आप में से काफी लोग पूछ रहे थे, पढ़ाने के कारण मुझे टाइम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। मुझे एक बार फीडबैक देंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग भी, मैं दोस्तों बात कर रहा था ऑलरेडी प्रवीण तिवारी सर की दोस्तों, जो ऑलरेडी पवन तिवारी सर के कजिन थे दोस्तों, हमारे साथ कुछ समय के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़े थे। आप में से काफी लोगों ने शायद उनकी क्लास देखी भी हो। सर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते थे दोस्तों। आज सुबह कोरोना संक्रमण के कारण उनकी डेथ हो गई दोस्तों। थोड़ा आज मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए, जैसे कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। आज थोड़ा सा दोस्तों आज पता नहीं क्यों थोड़ा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है दोस्तों। बड़ा ही उनसे काफी जुड़ाव था, बड़ी ही भावुकता हो गई है दोस्तों। और मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ रीट के सारे पेपर सॉल्व करा दूं। यस, रीट के सारे पेपर सॉल्व करा दे रहा हूं। अभी रीट में लग जाऊंगा दोस्तों, परेशान मत होइए। रीट के लिए पूरा प्रयास होगा, मेरा पूरा प्रयास होगा। एक बार जरूर बताएं आप। यस आई बताएं दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। यस यस, पूरा रीट के लिए दोस्तों पूरा प्रयास करूंगा। मैं रीट के लिए थोड़ा सा लगूंगा। यस बिल्कुल। यस, मैं रीट के लिए दोस्तों बिल्कुल लूंगा। कीर्ति यस आई, मैं रीट के लिए दोस्तों अब लगूंगा। मैं दोस्तों किसी चीज के पीछे ही पड़ जाता हूं। अभी मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि रीट के लिए लगा रहूं। एंजॉय करिए दोस्तों, अभी कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों। कोरोना बहुत ही दोस्तों डेडली, बड़े ही घातक गति से बढ़ रहा है। मैं दोस्तों आपसे जरूर उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को सुनेंगे। और दोस्तों प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर दोस्तों, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा आपसे इजाजत देता हूं गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।